You are listening to SRM Podcast. Podcast for everyone. दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल। मैं हूं आदित्य और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अभिषेक। हेलो अभिषेक। हेलो आदित्य। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। और मेरे साथ मौजूद है मेरे दूसरे साथी अनुभव। हेलो अनुभव। हेलो आदित्य। तो कैसा रहा आपका त्योहार? मेरा त्योहार बहुत अच्छा रहा। मेरी बहनों ने मुझे अच्छी अच्छी राखियां भेजी और साथ में कई सारे गिफ्ट थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी। तो पिछला हफ्ता काफी इम्पोर्टेंट था। एक तो रक्षाबंधन का त्योहार था, दूसरा एक और बड़ी घटना घटी, क्योंकि इसे घटना ही बोलेंगे क्योंकि ये कईयों साल बाद ऐसा फिर से हुआ कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो यानी कि भारत में एक नई एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले तो मेन एजेंडा ये हुआ कि एमएचआरडी का नाम बदल के उसका नाम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो इस पे न्यूज चैनलों ने काफी ज्यादा मजा भी लिया कि क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है कि मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। पर उसके सिवाय काफी ज्यादा बुनियादी बदलाव भी आए हैं, जैसे कि जो अभी हम एजुकेशन हमारे सिस्टम हमारे में जो थी कि 10+2 था, तो उस स्ट्रक्चर को बदला गया। और कई सारे ऐसी बातें जिनके बारे में विशेषज्ञों का कहना है जो कि एक रेवोल्यूशन ला सकती हैं हमारे आगे के समय में शिक्षा के जगत को लेकर के। तो इस हफ्ते के पॉडकास्ट में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अभिषेक के साथ। तो अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो है क्या, और ये एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ती है देश में? थैंक यू आदित्य। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है। तो एजुकेशन पॉलिसी एक सिद्धांत और एक नीति बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा किसी सिद्धांतों के बेस पे, कि हम्म इस सिद्धांत के हिसाब से हम अगर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे चल सकता है। और वो सिद्धांत क्या हुआ, जैसे एक बार अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हमारे अगर नई एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी वो अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी। उस समय 1820 की बात है, जब एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट का डिबेट चल रहा था कि भाई भारत की एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजी में होनी चाहिए या हिंदी में होनी चाहिए। हम्म तो उस समय लॉर्ड मैकॉले की कमेटी बनी और उन्होंने फेवर किया कि भाई भारत की एजुकेशन पॉलिसी ऐसी हो जिसमें कुछ लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए और वो मासेस के ऊपर और रूलर्स के ऊपर एक तरह से माध्यम का काम करे, कम्युनिकेशन करने का माध्यम का काम करे, कम्युनिकेट कर सके हम उनसे। हम्म। तो और इस कंसेप्ट को उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम दिया, जी कि जी। पहले एक कुछ लोगों को एजुकेट किया जाए, उसके बाद उन एजुकेटेड लोगों से के थ्रू हम मासेस से कम्युनिकेट करें, और वो मासेस उन एजुकेटेड लोगों से थोड़ा बहुत जो भी सीखे उसको उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम बोला। ठीक बिल्कुल। है। तो ये एक सिद्धांत बोल दिया। तो कोई भी एजुकेशन पॉलिसी एक सिद्धांत पे बेस्ड होती है कि भाई उनके पीछे मोटिव क्या है। तो उसी तरह एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, और ऐसे ऐसे लॉज, ऐसे कानून और ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे नर्सरी से लेके, मतलब अगर देखा जाए तो 3 से 18 साल तक के बच्चे और उसके बाद कॉलेज का जो एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन होता है, हम्म। इस सब इसी पे डिपेंडेंट होता है कि आगे बच्चे किस तरह पढ़ाई करेंगे, क्या वो आगे चल के क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, और किस तरह उनका भविष्य कैसे तय होगा, जी किस तरह वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। ये सारी चीजें एजुकेशन पॉलिसीज में होती है। जी जी। और इसके अलावा अगर हम इतिहास की बात करें, हम्म तो जैसे मैंने बताया कि लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी जो 1835 में आई थी, उसने सिर्फ यही डिसाइड किया कि जो एजुकेशन पॉलिसी होगी वो इंग्लिश, जो एजुकेशन होगी वो इंग्लिश में होगी। उसके बाद जो 1854 में जो भारत की सबसे मेन एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसको हम वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, हाँ हाँ। उसको हम कहते हैं, हाँ, वो सबसे मेन एक तरह से क्या कहते हैं उसे, मेन 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 एजुकेशन पॉलिसी है वुड्स डिस्पैच 1854 जो की। एक ब्रेक थ्रू वहीं पर आया। ऐसा हाँ, जो ब्रेक थ्रू है, मतलब जिसे हम्म कहते हैं वाटरशेड मूवमेंट जिसे कहते हैं। हम्म। तो उसको मैग्ना कार्टा भी कहते थे, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन जी एजुकेशन। हाँ, जी। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जिसे हम्म बोलते हैं। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी बहुत जो शुरुआत की जो एजुकेशन एजुकेशन होगी बच्चों की, अर्ली प्राइमरी स्कूल की, वो होगी वर्नैकुलर लैंग्वेज में, मतलब जो बच्चा जिस भाषा को नॉर्मली बोलता है उस भाषा में होगी। हम्म। और हाई हाई स्कूल की जो एजुकेशन होगी वो होगी वर्नैकुलर, एंग्लो वर्नैकुलर में, थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी
अंग्रेजी, हाँ, मतलब थोड़ी-सी वर्नाक्युलर अपनी भाषा और थोड़ी-सी अंग्रेजी भाषा। हुँ। और उसके बाद जो हायर एजुकेशन होगा वो पूरी तरह से एंग्लो मतलब इंग्लिश में होगी। तो वुड्स डिस्पैच ने जो ये उस समय की जो नीति अपनाई थी वो लगभग आज भी चलती आ रही है हमारे देश में, ठीक है? और इसमें क्या हुआ था सबसे बड़ी बात जब भारत आज़ाद हुआ, तो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो जो आई थी 1968 में, ठीक है? जी। हुँ। और उसके बाद दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में। तो लगभग 34 साल बाद हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और इसका मेन मकसद है कि 34 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है और जो मार्केट की डिमांड है, वर्कर्स या लेबर्स की डिमांड है या किसी भी तरह का जो एम्प्लॉयबल पीपल है उनकी डिमांड है वो बहुत चेंज हो चुकी है 34 सालों में। जी। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, इन सब चीज़ों में ज़्यादा बढ़ावा जा रहा है, चाहे वो आईटी बूम हो। तो इन सब चीज़ों में जब लोग आ रहे हैं तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जब मशीन लर्निंग आएगी, जब ज़्यादा ऑटोमेशन की ओर हम ज़्यादा जाएँगे तो मैन पावर को वहाँ से छँटनी होगी। तो वो मैन पावर किस तरह अपना आगे का भविष्य तय करे, उनके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लाना बहुत आवश्यक हो गया था, ताकि वो इस तरीके की पढ़ाई हो, जो आगे चल के उनको एक तरह से एम्प्लॉयबल और एक तरह से जॉब गिवर और जॉब टेकर दोनों बना सके। जी। तो मतलब कि इस एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ये है कि समाज में जैसे-जैसे पढ़ाई के ढंग बदले हैं, क्योंकि अभी वो पारंपरिक तरीके से पढ़ना न केवल पढ़ाई नहीं रह गई, अभी कई सारी नई चीज़ें भी आई हैं। तो उसके मद्देनज़र ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। तो अनुभव मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि अभिषेक ने भी बताया कि 34 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई। तो जो मौजूदा हुँ, हुँ। एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या त्रुटियाँ हैं? उसके क्या डिमेरिट्स हैं जिसकी वजह से एक नई एजुकेशन पॉलिसी की हमें एक ज़रूरत पड़ी? आदित्य, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी मैं अगर खाली एक शब्द में इसको बोलना चाहूँ कि ऐसी क्या त्रुटियां थी जिसकी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक कॉन्सेप्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड का था कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है और इतने यंग ब्लड इतना ज़्यादा है, तो हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है जिसके बल पर हम वी कैन बी द मोस्ट एडवांस नेशन बाय कैपिटलाइजिंग दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज हुआ कि हमारे जो यूथ हैं उनकी जो एजुकेशन और उनका नेशनल डेवलपमेंट में जो हिस्सा होना चाहिए वो हो नहीं रहा। मतलब देयर इज सर्टेन फ्लॉज इन द एजुकेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ऐसा क्यों हो रहा है दैट अभी इतने सारे बेरोजगार हैं और हमारे देश के इतने सारे लोग जो कि पीएचडी करके भी क्लास 3 क्लास 4 की नौकरी ज्वाइन करें। तो ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज हैं। उसमें जो सबसे पहला फ्लॉ है वो है कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है हमारे देश में, जिसको आप चॉक एंड टॉक मेथड भी कह सकते हैं कि टीचर्स बच्चों को आके बोर्ड पे चॉक से लिखवाते हैं और बोलते हैं और वो नोट्स बनाते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो चॉक एंड टॉक मेथड है उससे बच्चों को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खो देते हैं। तो सही बात है। एक जो टीचर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स की जो एजुकेशन मेथोडोलॉजी है, स्कूल का जो करिकुलम है, वो उसको ओवरहॉल करने की जरूरत है ताकि स्टूडेंट टीचर एंगेजमेंट बढ़ सके। एक पहला ये फ्लॉ था। दूसरा फ्लॉ ये था कि हमारे देश में प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं हो रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि बच्चे जो भी आप पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि आप जो भी पढ़े उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तो लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज जो था वो एजुकेशन सिस्टम को और रियल लाइफ को एक ब्रिज की तरह नहीं आ पा रहा है। तो एक ये फॉल्ट था। और जो दूसरा फॉल्ट है हमारी एजुकेशन, खासकर जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें जो की स्किल्स इंसानों में होनी चाहिए टू बी अ गुड ह्यूमन और टू बी एन इफेक्टिव ह्यूमन, जैसे हमारी मेंटल हेल्थ है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, सेक्स एजुकेशन है, इन सब पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था। तो उसी की वजह से आप देखिए कि हमारे देश के जो इंडिकेटर्स है, जो मैथमेटिक्स में हमारे जो स्कूल के बच्चों के जो परफॉर्मेंस है और लिखने और बोलने की जो परफॉर्मेंस है, वो बाकी खासकर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनसे काफी पीछे है। और एक और जो मुझे बहुत बड़ा सा ड्रॉबैक लगता है और जिसको बीच बीच में गवर्नमेंट ने थोड़ा सुधारा था, वो क्या था कि रोट लर्निंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि रट्टाफिकेशन करो, गुड ग्रेड्स, मतलब ग्रेडिंग और जो
ये परसेंटेज सिस्टम है, तो हर आदमी एक उसी रैट रेस में भागा जा हाँ रहा है हाँ कि हमें अच्छे परसेंटेज लाने हैं। वो एक बहुत बड़ी कमी थी। और एक चीज मुझे और जो कि सोसाइटी में धीरे धीरे क्रीप इन हो गई कि प्रॉफिटियरिंग, मतलब एजुकेशन को एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस की तरह स्टेब्लिश किया गया। तो जो जिनके पास भी ज्यादा पैसा था वो बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ने लगे, और जो गरीब बच्चे थे वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में थे उनमें पढ़ने लगे। तो हो गया रहा है कि धीरे धीरे सोसाइटी में एक क्लास डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। उसकी वजह से जो ओवरऑल जब एक आदमी अपना प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन खत्म करके 18 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो एक इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा और एक प्राइमरी का पढ़ा बच्चा, दोनों की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जी 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 बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो जैसे कि अनुभव ने अभी बताया कि ये खामियां हैं, ये त्रुटियां हैं, तो अभिषेक जो मौजूदा एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें क्या है एक्स्ट्रा, क्या नया है? हाँ, वही उस पे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें मेनली वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। और ये किस तरह एड्रेस करती है इन सब चीज़ों को, वो देखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो जैसे एक बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो क्लास डिवाइड आ जाता है, एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को और एक इंटरनेशनल स्कूल से पढ़े हुए बच्चों में। तो वो सब चीज़ें क्या कैसे एड्रेस कर रही है वो हम देखते हैं। पहले हम स्कूल एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या टारगेट है, क्या क्या का टारगेट रखे हुए वो हम देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो इसका टारगेट है कि 2030 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है स्कूल एजुकेशन में, जी प्री स्कूल टिल सेकेंडरी, मतलब अगर हम प्री स्कूल देखा जाए तो 3 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, जिसको हम किंडरगार्टन भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वहां से लेके 12वीं तक का बच्चा, वहां पर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% हो जाए 2030 तक। ठीक है। जी उसके अलावा उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और टीचर्स का जो लेवल होता है एक इंटरनेशनल स्कूल में और एक नॉर्मल सरकारी स्कूल में, उसको कैसे एड्रेस करना है कि जो टीचिंग होगी वो मैंडेटरी होगी, कि वो 4 साल का जो टीचर बनेगा वो उसके पास उसको जो मैंडेटरी हो जाएगा आगे चल के कि उसने 4 इयर्स ऑफ बीएड किया हो। जो बीएड कोर्स हो जाएगा वो 4 इयर्स का हो जाएगा, एक्सक्लूसिव फॉर ठीक हाँ एजुकेशन सिस्टम। हाँ ठीक हाँ है। और उसके अलावा जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में वही आगे चल के, मतलब अगर क्या कहते हैं, अगर बच्चा कोई चाहता है कि वो साथ में काम करे और पढ़ाई करे, तो उसके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। अभी क्या होता है कि 8वीं तक अगर बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं है तो 8वीं के बाद वो आईटीआई करने चला जाता है और बाकी की एजुकेशन उसका छूट जाता है। ठीक हाँ है। हाँ हाँ अब ऐसा नहीं, अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, अगर बच्चा चाहता है 6ठी से वोकेशनल एजुकेशन चाहता है और पढ़ाई भी चाहता है साथ साथ में, तो उसको दोनों चीज मिलेगी 6 क्लास से ही। हम्म वोकेशनल एजुकेशन मतलब वही हो गया जैसे नॉर्मली जो हम दिनचर्या में आम दिनचर्या में देखते हैं, या फिर ऐसी स्किल उसको डेवलप करना ताकि जैसे वेल्डिंग हो गई, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, ये सब छोटे छोटे लेवल से शुरुआत करेंगे, वो 6 क्लास से ही शुरू हो जाएगा। उसके अलावा उसकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। ठीक है। जी 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 और एक इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया है, वो जैसे हमारे यहाँ 10+2 सिस्टम होता था अभी तक, मतलब 10वीं तक सारे बच्चे सेम कोर्स पढ़ते थे। ठीक है। और उसके बाद +2, मतलब इस 10+2 का मतलब है 10th तक सब सेम होगा, +2 में 11th-12th में जाके चेंजेस हो जाएंगे। जी जी अब नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि 5+3+3+4, मतलब 3 से लेके 3 से लेके करीब 8 साल तक के बच्चा सेम पढ़ेगा। हाँ ठीक है। 3 से लेके 8 साल तक का बच्चा, ये हो गया 5 इयर्स का स्पैन। उसके बाद 8 से 11 साल तक का बच्चा, मतलब जो उसमें कक्षा आती है 3 से 5 तक की, वो सेम चीज पढ़ेगा, जिसको हम प्रिपरेटरी स्कूल बोलते हैं। 8 से 11 साल तक का बच्चा। उसके बाद मिडिल स्कूल आएगा, जिसमें 6ठी से 8वीं तक का बच्चा सेम चीज पढ़ेगा, हाँ या सेम तरीके का जो पैटर्न होगा एजुकेशन सिस्टम का वो होगा। और उसके बाद जब सेकेंडरी स्कूल आएगा, जो हमारे पास 11th में बच्चों के पास चांसेस रहते हैं डाइवर्स फील्ड में जाने के, वो नई एजुकेशन पॉलिसी के में 9th क्लास से ही शुरू हो जाएगा। 9th क्लास से ही बच्चा अगर चाहता है कि अगर ह्यूमैनिटीज की तरफ ज्यादा जाना चाहता है, साथ में मैथ्स लेना चाहता है, तो वो 9th क्लास से ही शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा उसको जरूरी नहीं कि 11वीं में ही जाके वो अपना स्ट्रीम चूज करे। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि अगर उसने साइंस ले लिया तो साइंस ही पढ़ेगा। साइंस के साथ अगर वो ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहता है, या वो खेलकूद में मतलब खेलकूद को भी अपना एक सब्जेक्ट बनाना चाहता है,
तो जो पहले क्या होता था ना, खेल-कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर अलग करिकुलर एक्टिविटीज़, हाँ, हाँ, हाँ। उन सबको सेपरेट रखा जाता था, उनको थोड़ा हीन भावना से देखा जाता था, उनको ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती थी, बल्कि इनको परसेंटेज या मार्क्स दिखाए जाते थे, हाँ जी, हाँ ठीक है? जी। जैसे हमारे एचयूपीडब्ल्यू होता था, तो हमको ग्रेड मिल जाता था, एबीसीडी। हाँ, हाँ, और बाकी जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता था, उनमें हमको मार्क्स मिलते थे। अब ऐसा नहीं होगा। हुँ, अगर बच्चा खेल-कूद में भी जाना चाहता है, तो वो भी एक सब्जेक्ट हो जाएगा और उसमें भी बच्चों को उतने ही मार्क्स मिलेंगे, जितना उतनी ही प्रायोरिटी मिलेगी उस सब्जेक्ट को, जितनी बाकी सब्जेक्ट्स को मिलती है। हुँ, तो हुँ। अभी जो डिफरेंसेस था, अलग-अलग स्ट्रीम का लेना या अलग-अलग को-करिकुलर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को जो हीन भावना से देखने का जो चलन था, वो पूरी तरह से ये एजुकेशन सिस्टम एड्रेस कर रहा है, ठीक है? हुँ, उसके हुँ। अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी को कैसे एड्रेस कर रहा है, जैसे इंटरनेशनल स्कूल में बहुत अच्छी-अच्छी फैसिलिटी दे दी जाती है, सरकारी स्कूल में नहीं होती है। जी, तो बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल। क्लस्टर अप्रोच अपनाने की बात करी है कि जो एक एरिया के 9-10 स्कूल होंगे, उन सबको मिला के एक क्लस्टर बनाया जाएगा। उन क्लस्टर के लिए हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ठीक है? इस तरीके की जितनी भी फैसिलिटी जो एक नॉर्मल स्कूल में होती है, इंटरनेशनल स्कूल्स में या अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में, वो सारी इन 10 स्कूलों के क्लस्टर को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? हुँ, हुँ। इस तरह से ये सब सब सारी सारी चीज़ें एड्रेस कर रहा है। उसके अलावा एक चीज़ और हुई है इसमें कि जो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, करीब उनको भी वापस लाने का इसमें वो है कि उनके हिसाब से उनको पढ़ा के और उन्हीं के हिसाब से उनको उसी क्लास की कैटेगरी में डालेंगे वो लोग, ठीक है? जी। तो मेन मेन ये डिफरेंस हो गए, ये जो स्कूली शिक्षा में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड करी गई हैं, ठीक है? जी, जी, जी। और बाकी एक चीज़ और इसमें ध्यान दिए, जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, मतलब क्या होता है ना, अगर मान लो बच्चे का अगर नींव ही अच्छा नहीं है, नींव जो कहते हैं ना, सरकारी स्कूल में बच्चा दुख के दूध, तीत के तीन ऐसे करके पहाड़ा हाँ, हाँ, पढ़ता है हाँ, हाँ। और उसको कुछ पता नहीं रहता है कि क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। उसकी नींव अच्छी नहीं रहेगी तो आगे चल के वो क्या हायर एजुकेशन, क्या वोकेशनल ट्रेनिंग करेगा। तो जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, मतलब पढ़ने की क्षमता और गुणा भाग करने की क्षमता, हुँ। उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत उन्होंने बोली, क्योंकि एक प्रथम करके एक हमारा एक एनजीओ है जो एएसईआर निकालता है, एनुअल स्टेटस ऑफ अच्छा, एजुकेशन अच्छा, हाँ, रिपोर्ट। हाँ। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से तीसरी का बच्चा ना, पहली कक्षा का सवाल करीब 60% बच्चे, तीसरी कक्षा के 60% बच्चे पहली कक्षा की बुक ना पढ़ पाते हैं, ना पहली कक्षा के सवाल, गणित के सवाल कर पाते हैं, ठीक जी, है? जी। तो ये जो फाउंडेशन है ना, वो स्ट्रॉन्ग करने की उन्होंने उस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। हुँ, हुँ। उसके अलावा जो इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही है, जो डिफरेंसेस ना इक्वालिटी आए और इंक्लूसिव आए, तो एक ताकि सारे बच्चों में समानता हो और सारे बच्चे जब 12वीं के पास पास निकले तो इस किसी के अंदर हीन भावना ना हो कि भाई मुझे इस चीज़ में मैं कमज़ोर रह गया, उस चीज़ में कमज़ोर रह गया। ठीक है? जी, जी। तो ये इस तरह से स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बदलाव की ओर लाती है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो मतलब कि कोशिश ये की जा रही है कि जो स्कूली बच्चे हैं तो उनको बराबर का मौका मिले हर एक चीज़ में। और ऐसा नहीं रहे हाँ, कि हर अगर एक चीज़ हर में एक कि अगर कोई जैसे 11वीं में पहुँचते ही कोई कॉमर्स ले लेता था और वो उसको मैथ्स हुँ, भी पसंद है, उसको साइंस भी पसंद है, पर वो नहीं जा और सकता सबसे था, वो बाध्य था। पर अब वो भी पढ़ सकता है तो यानी कि उसको हर एक फ़ील्ड में जाने का मौका पूरा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो रूट लर्निंग का जो इश्यू था, शॉर्टकमिंग्स थी पहले, हाँ, हाँ, तो हाँ। इसमें क्या कर दिया है कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब अगर बच्चा कुछ चीज़ पढ़ रहा है तो उसको अप्लाई कैसे करेगा नॉर्मल लाइफ में, हाँ, उस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब कर के वो सीखे और जो सीखा है वो उसको जीवन में कैसे अप्लाई करे। एक तो होगी क्रिटिकल थिंकिंग, जो सीखा है उसको जीवन में कैसे अप्लाई करेगा नॉर्मल डेली लाइफ में, और सीखते-सीखते वो कैसे जीतेगा, करते-करते वो कैसे सीखेगा या ज्ञान प्राप्त करेगा, उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग दिया गया नाम, ठीक है? ये दोनों चीज़ों में जोर दिया गया। जी, जी, जी। तो जैसे कि आपने बताया कि ये नई-नई चीज़ें सरकार लाने की कोशिश हुँ। कर रही है और पूरी उम्मीद में है कि ये नई चीज़ें, बुनियादी चीज़ें बदली जाएँगी, बुनियादी बदलाव लाए जाएँगे। तो मैं अनुभव से पूछना और चाह रहा एक हाँ चीज़ जी। एक चीज़ और जो स्कूल एजुकेशन में छूट गई है, वो ये है कि देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी से पकड़ पाते हैं, अलग-अलग लैंग्वेजेज़, और जितना ज़्यादा वो लैंग्वेजेज़ सीखते हैं, उतनी ज़्यादा उनका दिमाग चलता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम 3 लैंग्वेजेज़ बच्चा सीखने की कोशिश करे, जो उसमें से 2 इंडियन लैंग्वेज हो और 1 फॉरेन लैंग्वेज हो, बस इतना ही। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये सरकार चीज़ें करने की कोशिश कर रही है मतलब कि उसने नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें
ये चीज़ें डाली हैं कि ऐसा करना चाहिए और एक सेट टारगेट रखा है कि 2030 तक के कुछ एजेंडा रखें कि ये 100% जैसे कि एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर हो जानी चाहिए। तो मैं अनुभव से पूछना चाह रहा हूँ कि जो सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रपोज़ल दिया है, पर इस प्रपोज़ल में और मौजूदा चीज़ों को देखते हुए जो ऑलरेडी पिछले 34 सालों से चला आ रहा है, तो हमें किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? आदित्य, इस पॉलिसी में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, वो जो मुझे लगता है कि इसमें बोला गया कि 5वें क्लास तक जो है आप अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में मीडियम ऑफ एजुकेशन, यू वांट टू हैव अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज टिल क्लास 5 5th। वो मुझे लगा कि जो ट्रांसफर होकर एम्प्लॉइज एक स्टेट से दूसरे स्टेट हाँ, जाते हाँ। हैं, तो उनके लिए वो चीज़ थोड़ी-सी दिक्कत भी होगी। जैसे अगर कल को मेरी शादी हुई और मेरा बच्चा है और यहाँ पर वो किसी और मीडियम में पढ़ रहा है, तो वहाँ अगर वो 3rd 4th में गया तो उसको आसाम या फिर और किसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। तो उस चीज़ को टैकल नहीं किया गया है सही से। हुँ, हुँ। मुझे लगा कि जो एक 3 लैंग्वेज का जो एक कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चों को 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, तो कई सारे जो स्टेट्स हैं, खासकर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उन्होंने उसका काफ़ी विरोध हाँ, किया है। हाँ। दूसरा इश्यू मुझे ये लगा, और इसमें तीसरा इश्यू मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो ये जो क्लस्टर सिस्टम जैसे बोला कि एक क्लस्टर स्थापित करेंगे, तो अभी हमारे पास करंटली कोई ऐसा इतनी एरिया नहीं है। जैसे मान लो कि एक शहर है, वहां पर कई सारे छोटे छोटे स्कूल्स हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा स्कूल नहीं है जिसके पास इतना बड़ा क्लस्टर हो जहां पर इंटरनेशनल स्कूल जितनी फैसिलिटी डेवलप की जाए। तो वो क्लस्टर कहाँ पे बनेगा? वो सब क्लब होके बच्चे इतनी दूर, अगर मान लो शहर के बाहर वो ऐसा क्लस्टर बना रहे हैं जहाँ पे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जी, जा रही है, जी। कि दैट वुड मेक अ गवर्नमेंट हुँ, हुँ। स्कूल बॉय इक्विवेलेंट टू अ इंटरनेशनल स्कूल चिल्ड्रन। वो कैसे करेंगे? मतलब हाउ एंड वेयर दे वुड डेवलप दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मतलब वो जो क्लस्टर भी कर रहे हैं, तो क्लस्टर में भी हाउ दे वुड डू द इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग, वो एक मुझे बहुत बड़ा इशू अभी भी लग रहा है। प्लस जो एक और मुझे चीज लगी कि ये सब जो ओवरऑल प्रोसेस है ना, जैसे अभी कह दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो इट वुड टेक एटलीस्ट 10-15 years टू कम इनटू होल हुँ, हुँ, पिक्चर। तो हुँ, हुँ। लेकिन बहुत सारा टर्निंग भी मुझे उतना सही अच्छा बात नहीं है। लगा कि गवर्नमेंट हाउ दे आर शिफ्टिंग टू क्लस्टर और क्या करेंगे, क्या मतलब हाउ वुड दे स्विच टू थिंग्स। जैसे जीएसटी में भी ऐसे हुआ ना कि उन्होंने कुछ लेके आए, अभी तक भी जीएसटी हैज नॉट कम उस फुली इनटू द हाँ, पिक्चर कि सही बात हर आदमी कैसे है। इम्प्लीमेंट जी, कर रहा है। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे करेंगे, क्लस्टरिंग कैसे करेंगे, ये सब कैसे करेंगे, उसका रोड मैप आना बाकी है। जी। तो मुझे भी ये चीज़ लग रही थी कि जैसे कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला है कि शुरुआती पढ़ाई वर्नाकुलर में होनी चाहिए। तो हमारे क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि अंग्रेज़ी की शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, भले हम कितना भी स्ट्रिक्ट रहें इस पॉइंट पे कि नहीं हमको अपने मातृभाषा में पढ़ना है, पर अंग्रेज़ी की शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ग्लोबल लेवल पर काम करना है। इवन भारत में भी आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, कहीं भी जाना है तो अंग्रेज़ी की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे मैं आईएससी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो जब मैं 6th क्लास में था, तो मेरे यहाँ कई बच्चे जैसे कि होता है कि 5वीं तक बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो जब वो हिंदी मीडियम से अंग्रेज़ी मीडियम में आए तो मैंने खुद महसूस किया कि उन लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया और उनको 1 डेढ़ साल अपने आप को सँभालने में ही लग गए। तो एक चीज़ तो ये मुझे थोड़ी-सी दिक्कत वाली चीज़ लगी कि मतलब कि आपको साथ में साथ उसके बाद ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे-अच्छे पढ़ाई वाले बच्चों को उसमें थोड़ा-सा दबते हुए उस वक़्त देखा है। क्योंकि डेढ़ 2 साल तो उनको खुद को डिस्कवर करने में ही लग गया। कि वो हिंदी की किताबें पढ़ रहे थे, ये देख रहे थे, अचानक से ये क्या हो गया? और जब हम अपने पापा लोगों से बात करते हैं, तो उनके यहाँ भी हिंदी मीडियम में था, वो बताते हैं कि वो छठी क्लास में एबीसीडी पढ़ रहे थे। तो उसकी वजह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, बचपन में भी, उनके भी टाइम में। कि अंग्रेज़ी की शिक्षा देर से आने से। तो एक ये चीज़ तो मुझे अपने लेवल पर लगती है कि वर्नाकुलर वाला भी थोड़ा-सा इनको देखना चाहिए था कि आगे देखना चाहिए कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो
अभी जैसे कि हमने काफ़ी ज़्यादा स्कूली शिक्षा के बारे में बात किया। मैं अभिषेक से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने हायर एजुकेशन के बारे में क्या सोचा है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? हाँ, हायर एजुकेशन में अभी भारत की स्थिति ये है कि केवल जो 100 में से अगर 100 बच्चों ने 12वीं पास करी है, हुँ, तो हुँ। सिर्फ 27 बच्चे ही हायर एजुकेशन करते हैं उनमें से। मतलब अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखें हायर एजुकेशन का, तो केवल 27% है। जी, जी। ठीक है? हाँ। तो सरकार का टारगेट है कि जो ये 27% है जीईआर, उसको 50% करना है 2035 तक हायर एजुकेशन में। ठीक है? और वो कैसे करेंगे, इसमें जो सबसे बढ़िया मुझे बात लगी हायर एजुकेशन में, वो जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलाउड है इसमें। मान लो अगर बच्चा, पहले तो उनका टारगेट है कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन हो वो 4 साल का हो। हाँ, ठीक हाँ। है? और उसमें क्या है कि अगर मान लो बच्चा पहला साल की पढ़ाई पूरी करता है ग्रेजुएशन की, तो और उसको किसी तरह से बाहर निकलना पड़ता है, तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। जी, जी। और अगर 2 साल के बाद 2 साल की वो पढ़ाई करता है और उसको किसी कारणवश कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, हुँ, तो हुँ। इसको एक डिप्लोमा का वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब डिप्लोमा कोर्स। अगर वो 3 साल की पढ़ाई करता है, तो उसको डिग्री कोर्स मिल जाएगा, और वो 4 की चारों साल की पढ़ाई पूरी कर देता है ग्रेजुएशन में, तो उसको मिलेगा मतलब डिग्री विथ सम, मतलब विथ रिसर्च, डिग्री विथ रिसर्च करके। जी। तो उसका फायदा ये होगा 4 साल की पढ़ाई का, जो जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर ऑफ फिलोसफी करता है, एमफिल करता है, उसके बाद वो पीएचडी की तरफ जाता है, रिसर्च की तरफ। अब वो सारा हट जाएगा, अगर वो सीधे बीए इन रिसर्च करता है, डिग्री इन रिसर्च करता है, हुँ, हुँ। कोई भी वो हो, बीए बीटेक कुछ भी हो, तो उसके बाद सीधे वो रिसर्च की तरफ जा सकता है, सीधे वो पीएचडी कर सकता है। ठीक है? जी, जी। और इसके अलावा ये भी है कि मान लीजिए बच्चा ने 1 साल पढ़ाई करी, उसने सर्टिफिकेट मिल गया उसको 1 साल का, या फिर 2 साल की पढ़ाई करी, उसे डिप्लोमा मिल गया। हुँ, हुँ। आगे चल के जीवन में दोबारा वो पढ़ना चाहता है, हाँ, हाँ। तो दोबारा वो जो उसको जो मिला है डिग्री, वो दोबारा उसमें ऐड हो जाएगी, और उसकी पढ़ाई वही 3rd ईयर या फाइनल ईयर से कंटिन्यू शुरू कर जी, सकता है वो, मतलब कि जहाँ जैसे होता छोड़। था कि कई बार पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से लोगों को छोड़ हाँ, देना पड़ता था, तो ऐसा हो जाता था हाँ, कि वो बीटेक कर रहे हैं मान लीजिए 4 साल का, तो 3 साल तीसरे साल के बाद जब लौटे तो उनका पूरा 3 साल बर्बाद हो गया। पर अभी वो चीज़ नहीं हाँ। होगी। अब नहीं होगी, अब वो 3 साल के बाद अगर हटता है, 2-3 साल कुछ और करना चाहता है, या पारिवारिक परिस्थिति की वजह से नहीं पढ़ पाता है, हुँ, तो हुँ। आगे चल के वो बाद में फाइनल ईयर आके कर सकता है, और उसको उसकी अपनी डिग्री मिल जाएगी बीटेक की। ठीक जी, है? जी, जी। तो ये मुझे सबसे बढ़िया जो बदलाव लगा, वो एक तो ये लगा। हुँ, उसके अलावा स्कूली शिक्षा के तहत इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होगा। हुँ, हुँ। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है, साथ-साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है या हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो उसको वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, और वो किस तरह प्रोवाइड की जाएगी कि जो स्टैंड स्टिल करके, मतलब आईआईटी है, तो केवल वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे आईआईटी को भी एक तरह से मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस बनाए जाएँगे। आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे कोई भी हो। जी। इस तरीके के जितने भी कॉलेजेस होंगे, उनको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। मतलब अगर आईआईटी में केवल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं होगी, उसमें इतिहास भी पढ़ाया जाएगा, उसमें भूगोल भी पढ़ाया जाएगा, उसमें कॉमर्स भी पढ़ाया तो जाएगा, क्या ये ताकि सिस्टम जो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा ऑफ कि सब्जेक्ट्स। जैसे मेजर्स और माइनर्स होते हैं विदेशों में उस तरीके से रहेगा? हाँ, इस उस तरीके से रहेगा। हुँ, हुँ। और मल्टी जितने भी मैक्सिमम कॉलेजेस होंगे जो भी अच्छे हैं, या उनको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड की जा रही है हायर एजुकेशन में, बच्चे को इसके साथ और भी मेजर और माइनर कर सके, जैसा हुँ। आपने बताया, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सुविधा प्रोवाइड की जा सके उनको। ठीक है? जी, जी, जी। एक बदलाव मुझे जो अच्छा लगा, एक तो ये चीज़ लगी। हाँ जी। उसके अलावा इन्होंने ये किया है कि जो एफिलिएशन सिस्टम है, जैसे मान लो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है, हाँ, हाँ। उससे बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड रहते हैं। जी, जी। वो 15 सालों में उनका टारगेट है कि 15 सालों में जो ये एजुकेशन सिस्टम, ये जो एफिलिएशन सिस्टम है, खत्म हो जाए। जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब ऑटोनोमस हो, हुँ, हुँ, खुद का हुँ। एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, खुद की उनकी पॉलिसीज हो, खुद अपना सब कुछ डिसाइड करें। जी, जी। एक तो ये है। उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात, जो हमारे यहाँ इनोवेशन पे बहुत कम, करीब 0.7% ऑफ द जीडीपी हम लोग खर्च करते हैं इनोवेशन में, हमारे इंडिया। जी, हाँ। और अगर हम विदेशों की बात करें, तो अमेरिका, चाइना लगभग 2 से 5% के बीच में ये लोग इनोवेशन में अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं, बल्कि उनकी जीडीपी देखिए कितना हाई है। उस हिसाब से भारत का हम लोग जो इनोवेशन पे खर्च करते हैं, वो बहुत कम करते हैं। हुँ, हुँ। तो इसीलिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके उन्हें संस्था बनाई जा रही है, जो रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने का काम करेगी। ठीक है? जी, जी। और ओवरऑल इसमें क्या टारगेट रखा गया है, हालाँकि ये टारगेट पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी, वो भी रखा गया था
कि टोटल एजुकेशन पे खर्चा कम से कम 6% होना चाहिए, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। 6% ऑफ द जीडीपी। लेकिन आज भी वो करीब 3 से 4% के आसपास है। अगर स्टेट और सेंटर दोनों का खर्चा मिला दिया जाए तो 3 से 4% के आसपास है। तो अभी जो टारगेट है उन्होंने दोबारा से वही 6% वाला सेट किया है, होपफुली वो पूरा कर सके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इनइक्वालिटी है एजुकेशन सिस्टम में, उसको एक तरह से खत्म करने का इनका उद्देश्य है। जी। और उसके लिए उन्होंने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, हाँ, हाँ। जो कि ऐसे बच्चों के लिए जो कि वल्नरेबल है, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड जिनको अब दिव्यांग बोला जाता है, या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, इस तरीके के बच्चों के लिए इन्होंने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना करी है। और ताकि समानता आए पढ़ाई में, कोई बच्चा किसी भी कारणवश पीछे ना रहे, ठीक है। और इसके अलावा महिलाओं के लिए इन्होंने जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया है, महिलाओं की शिक्षा के लिए, ठीक है। जी। और स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी बनाए। स्पेशल एजुकेशन जोन्स उनके लिए होंगे जो बच्चे डिसएडवांटेज हैं और उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए पढ़ाई के लिए, जी। तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनेंगे और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनेगा। जी। तो ये थोड़ा ओवरऑल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हाँ। फॉर हायर एजुकेशन। तो एक बार मैं बस ज़रा-सा ये जो हमारे लिसनर्स हैं उनसे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी बार हम लोग ने बोला इनइक्वालिटी, एजुकेशन में जो इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से होती है कि कई-कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जात-पात से हट के कभी उनकी पढ़ाई के मापदंड पे भी बाँट देते हैं। जैसे कि कल्चर रहा है कि जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो उसको कह देंगे कि वो कम समझदार है और बीटेक वाला या बीएससी वाला ज़्यादा समझदार है। उसके साथ-साथ हम उसमें भी आगे एक और कैटेगराइज़ेशन कर देते हैं कि कई बार कि इसने एडेड कॉलेज से या कहीं सस्ते कॉलेज से पढ़ाई की है, उसको हम दूसरी निगाह से देखते हैं। किसी ने किसी बहुत महँगे कॉलेज से पढ़ाई की है, तो हम उसको दूसरी निगाहों से देखते हैं। तो सरकार की एक ये भी कोशिश है कि जब ये एजुकेशन पॉलिसी आए, तो उसमें सब लोग एक समान दिखें, उसमें कब कोई ऐसा ना रहे कि किसी को हम लोग उसकी पढ़ाई के दम पे या उसने जिस कॉलेज से पढ़ाई की या जिस कोर्स से पढ़ाई की उसके कम ज़्यादा आँके। तो यानी सब लोग एक समान रहें। जी, तो और अभी जैसे कि हम लोग चूँकि हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं जाते-जाते एक सवाल अनुभव से ये पूछना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अभी हम लोगों ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें सरकार ने क्या प्रपोज़ल्स दिए हैं? आदित्य, यूनिवर्सिटीज को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने, मुझे 2 प्रपोजल्स गवर्नमेंट के बहुत अच्छे लगे। हाँ, हाँ। पहला ये कि जो पुराने एजुकेशन सिस्टम की फॉल्ट क्या थी, और जैसे हम लोग अभी भी आपस में बात करते हुए रियलाइज करते हैं कि हमारे देश में जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे कोई कटिंग एज रिसर्च नहीं आ रहा है। हुँ। जैसे अभी अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, जी। हुँ। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज का कल्चर ऐसा है कि वहां से अच्छा ठीक ठाक हैंड सैनिटाइजर तक नहीं आ रहा। जैसे जैसे कि आप लोग जैसे कि दोनों आईआईटी से पढ़े हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें आईआईटी के ही इर्द-गिर्द भारत में अभी घूमती हैं। अभी वो सेंट्रलाइज़ मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि हर कॉलेज अपने में इस ऑटोनॉमस हो गया है कि वो खुद से भी रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। हाँ, और एक इस चीज की कमी है, और दूसरा जो एजुके यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है और इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन बहुत पुअर है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, और हम लोग जो नए आविष्कार करते हैं, उसमें हमारा रैंकिंग बहुत पीछे है, मतलब एज कम्पेयर टू यूएस और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो चाइना है, उनका जो ओवरऑल रिसर्च है, पीयर रिव्यू जर्नल्स में जो उनके नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, जो उनके पेटेंट्स हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा है और हमारे उस मामले में कम है। तो जी, जी। गवर्नमेंट ने एक चीज जो बहुत अच्छी की, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद आई, कि गवर्नमेंट ने भारत में यूनिवर्सिटी का कल्चर जो है वो डिवाइड किया है इस वक्त 3 हिस्सों में। उन्होंने बोला कि हम 3 तरह के हायर एजुकेशन देंगे, और वो 3 तरह की यूनिवर्सिटीज रहेंगे। एक नंबर 1 रहेगी रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो अभी क्या है, जैसे हमारे कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जैसे आईआईटी है तो हम उसमें जाके पढ़ते भी हैं, कुछ लोग वहां से पढ़ के पढ़ाने भी चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि पढ़ के नौकरी करते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो रिसर्च में भी चले जाते हैं, मतलब एक ही इंस्टीट्यूट में तीनों चीजें हो रही हैं। जी, जी। तो उसमें ओवरऑल किसी भी एक चीज पे बहुत पर्टिकुलर फोकस नहीं आ रहा है।
कि बच्चे ऐसे नहीं निकल रहे जो कि इंडस्ट्री में भी काम करने के लिए एकदम लायक हैं, या फिर ऐसे बच्चे भी निकल रहे जो एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या रूल किया है कि गवर्नमेंट सबसे पहले एक तरह की यूनिवर्सिटी रहेगी जिसे रिसर्च यूनिवर्सिटी बोलेंगे। वो देश में लगभग 150 से 300 वैसी यूनिवर्सिटीज रहेंगी जो कि पीएचडी, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उन सब में जो भी नए रिसर्च आ रहे हैं उन पे फोकस करेगी। दूसरी यूनिवर्सिटीज वो टीचिंग यूनिवर्सिटीज रहेंगी, और उसमें जो कॉलेजेस रहेंगे लगभग 5,000 से 25,000 वैसे कॉलेजेस रहेंगे। जी। उनका उनका काम क्या रहेगा कि वो खाली जो करिकुलम बेस्ड जो हमारी लर्निंग है उन पर फोकस करेंगे। जी, जी। और जो तीसरा है जो है वो है कॉलेज सिस्टम रहेगा, उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज पे ध्यान दिया जाएगा ताकि वो बच्चे डायरेक्ट जो है वोकेशनली फिट हो सके। तो ये 3 तरह की जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम किया वो मुझे पसंद आया। और दूसरी चीज जो कि 2013 से जिस पे कोशिश चल रही थी कि जो आईवी लीग्स की यूनिवर्सिटीज है, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है, तो हमारे देश में अभी भी बहुत ही चुनिंदा लोग हैं ऐसे जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और इन सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, या फिर जो आउट ऑफ द ब्लू एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोग हैं वही जा पाते हैं। तो गवर्नमेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में सेंटर स्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। तो देखिए वो कितना होता है, लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड और इस सब यूनिवर्सिटीज के हमारे देश में ब्रांच खुलेंगी तो हमारे देश को भी कटिंग एज रिसर्च और एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स के साथ पढ़ने का और उनसे सीखने का मौका मिलेगा। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि उससे हमको जो मौजूदा एटमॉस्फेयर है हमारा पढ़ाई का, उससे ज़्यादा एक्सपोज़र भी मिलेगा हमको जब ये चीज़ें नई नीतियाँ आ जाएँगी। तो अभिषेक से मैं जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मतलब सवाल क्या कि क्या वो कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं कि जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया? उसके साथ-साथ एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है, और ये एजुकेशन पॉलिसी से भी जुड़ा है कह सकते हैं, और कह सकते हैं नहीं भी जुड़ा है। मेरे मन में ये सवाल ये रहता है कि जैसे कि पहले जो हमारे यहाँ पढ़ाई हुआ करती थी, मेरा मानना ये है कि वो ज़्यादातर रॉड लर्निंग होती थी और चीज़ों को मेमोराइज़ कराने के लिए पढ़ाई की जाती थी। और उनकी काफ़ी ज़रूरत भी रहती थी, क्योंकि तब हमारे पास इतनी, एक तरीके से कह सकते हैं कि इतनी स्टोरेज की चीज़ें नहीं थी, तो इंसान को मन में याद करा दिया जाता था कि वो चीज़ें, वो फ़ॉर्मूला हो, वो कॉन्सेप्ट हो, वो सब उसके दिमाग में रहे। पर चूँकि अभी हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है? और हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास हर प्रकार की डिवाइस है, तो हम हर चीज़ को स्टोर भी कर सकते हैं, और उल्टा हमको कोई भी चीज़ जाननी हो, तो हम उस चीज़ को जान भी सकते हैं तुरंत। जैसे कि हमको किसी भी चीज़ का फ़ॉर्मूला देखना है, कुछ भी समझना है, तो हम तुरंत नेट पर उसको देख सकते हैं। तो ऐसे में जब ऑलरेडी हर चीज़ हमारे पास है, और वो हमसे केवल 2-4 सेकंड की दूरी पे है, ये भी नहीं कि हमको उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जैसे लोग थीसिस लिखते थे, तो ना जाने कब लखनऊ में पीएचडी करते थे और कलकत्ता जाते थे लाइब्रेरी में से किताब ढूँढने। हमें वो सब भी ढूँढना हमारे हाथ में है, तो पढ़ाई असलियत में होनी किस चीज़ की चाहिए? हाँ, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई तो अगर हम फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो पढ़ाई तो सबसे ज़रूरी ये हो कि वो अच्छा एक नागरिक बनाए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और आप अच्छे से बिहेव करना नहीं चाहते हैं, सड़क में जा रहे हैं, रोड रेज कर रहे हैं और ये सब, मतलब ये सब पढ़ाई तो आपको एजुकेशन एक समझदार व्यक्ति बनाए, एक अच्छा नागरिक बनाए, सबसे पहली पढ़ाई तो इस चीज़ की होनी चाहिए। उसके अलावा जैसा कि आपने बोला कि अब हर चीज़ मोबाइल में ही है, हर चीज़ थोड़ी से कुछ सेकंड की बात है और आपके सामने हाज़िर हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैंने पहले भी बताया था, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मान लो अगर हमने कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? उसको उससे सीखे कैसे? मतलब ऐसा नहीं कि फ़ॉर्मूला रट लिया लेकिन हमको पता नहीं कि फ़ॉर्मूला ये यूज़ कहाँ होगा। जैसे ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज के लिए हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का फ़ॉर्मूला पढ़ लिया और सारी चीज़ें पढ़ ली, मैकेनिक्स पढ़ ली उसकी, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा कि ब्रिज ये बना कैसे? जी। तो वही चीज़ हमने ये पढ़ लिया, और जैसे अभी भी शुरुआत हो रही है कि ओपन बुक एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसका टारगेट यही है कि जब चीज़ें सब कुछ साथ में है, तो ओपन बुक का एग्ज़ाम का मतलब, और उसमें ओपन बुक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएँगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बुक खोली, आंसर लिख दिया। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएँगे कि जो आपने बुक में लिखा है, उसको आप कैसे रियल जीवन में इम्प्लीमेंट करें। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएँ, तो वाक़ई में हमारे देश में आगे चल के उस तरीके की सोच उत्पन्न हो जाएगी, जो अच्छे इनोवेशन लाए और जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं जुगाड़।
जैसे अब हमारे यहाँ पीपीई और ये इन सब का जो एकदम से इनोवेशन शुरू हुआ, या फिर बहुत से आईआईटीज और बाकी जो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने बहुत तेजी से काम करा ये कोविड-19 की जो टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाने में। जी, जी, जी। इस तरीके की चीज़ें हर एक छोटे-छोटे लेवल पे भी जब होने लग जाएँगी, हुँ, तो तब हमारा सही में हमारी शिक्षा के मायने में हम आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि एक बार रघुराम राजन ने भी, जो हमारे पूर्व गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, हुँ, हुँ। उन्होंने बोला कि भारत अभी भी बहुत पीछे है, क्योंकि हर 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय है, पूरे विश्व में। जी, जी, जी। अगर भारत की पॉपुलेशन देखा जाए तो हर 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय है। अगर भारतीय लोग वाक़ई में अच्छा काम कर रहे हैं, तो हर 6 में से 1 नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय होना चाहिए। बिल्कुल सही हर बात। 6 में से 1 जो नया इनोवेशन हो रहा है वर्ल्ड में, वो इंडिया में होना चाहिए। जी, जी। ठीक है? हर 6 में से 1 हर 6 में गोल्ड से 1 मेडल और इंडिया का होना चाहिए। हर 6 में से 1 ओलंपिक का गोल्ड मेडल, सही कह रहे हो, हुँ, वो भी हुँ। इंडिया का होना चाहिए। हर 6 में से 1 एस्ट्रोनॉट इंडिया का होना चाहिए। हुँ, तो और हर 6 में से 1 जो नई-नई अच्छी-अच्छी जो वर्ल्ड क्लास जो नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, वो भी इंडिया वो में इंडिया के होने सही। इंडिया के होने चाहिए। तो रियलिटी में देखा जाए तो हम लोग जिसको बोलते हैं ना कि वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो वो कुछ नहीं है। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। फ्लिपकार्ट हो गया, फिर फ्लिपकार्ट को उसने खरीद लिया, या फिर हमारा ओला ओला है, उसको दीदी ने खरीद लिया, चाइनीज़ कंपनी ने। जी, जी। तो इस तरीके का जो हो रहा है, उसको इसलिए हमारे को एजुकेशन सिस्टम ऐसे बनाना है कि हम वर्ल्ड में कम्पीट कर सकें। जी, ठीक जी, है? जी। बिल्कुल। ये मेरे को कहना है। हाँ। जी, जी। तो अनुभव मैं आपसे भी जाते-जाते एक एक एंड नोट लेना चाहूँगा इस पर। आदित्य, मैं जाते-जाते बस ये कहना चाहता हूँ कि अभिषेक ने इतनी अच्छी बात बोली कि हम लोग वी आर 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी, और एजुकेशन और किसी भी कटिंग एज रिसर्च में वी आर नॉट इवन 1/20th। तो हमारे देश को जरूरत है कि हम लोगों की जो फंडिंग गैप है वो बहुत ही पुअर है। मतलब जो हुँ, यूएस हुँ। है, यूरोपियन कंट्री, उनका जो एजुकेशन सिस्टम में टोटल द परसेंटेज ऑफ जीडीपी दे पुट इन, इट्स मोर देन 5-6%, और वी आर नॉट इवन हुँ, हुँ। 2%। तो मेरी ये दिल से इच्छा है कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो बढ़ाया जाए, 6% से भी ज्यादा, 8-9-10% किया जाए, ताकि हमारे देश में जो हमारा यंग टैलेंट है, जो यहाँ से पढ़ने के बाद अपनी बाकी की हायर एजुकेशन लेकर यूएस में जाता है, वहां पे अच्छी अच्छी कंपनीज में सीईओ बनते हैं, कई अच्छी कंपनियां खुद फाउंडर भी बनते हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में नामी डॉक्टर्स बनते हैं, वो हमारे देश में रहें और हमारे देश को एनरिच करें, हम लोगों की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारें। और एक जो हमारे देश में जो जो हमारे देश की खामियां हैं, जैसे हमारे देश देश की सबसे बड़ी ये खामी है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा रिसर्च नहीं है। जो पर हेक्टेयर यील्ड है उन है वो बहुत पुअर है। तो वो हमारे वो सब रिसर्च हमारे देश में आए हैं। जैसे इसराइल ने, उनकी कमी थी कि उनके यहाँ ज्यादा नहीं था एग्रीकल्चर, तो उन्होंने उस पर काम किया। तो हमारे देश की जो कमियां हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है, उन सब चीजों में बहुत ही तेजी से काम हो। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम में पैसे लगाएं, अपने जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उनमें एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी पे आनी चाहिए। जब वो हो जाएगा तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। जी, जी, बहुत बढ़िया बात आपने बोली। जब हम शिक्षा में ध्यान देंगे, जब हर भारतीय शिक्षा को पहली निगाह से देखेगा, उसके लिए शिक्षा के ऊपर और कोई प्रायोरिटी नहीं होगी, तभी हम विश्व स्तरीय बातें कर सकते हैं, विश्व गुरु भारत तभी बन सकता है। वरना जैसा कि आपने देखा कि नीतियाँ आती हैं, जाती हैं, हर 5 साल पे सरकार बदलती है, हर 2-3 साल पर एक नई नीति आती है, कागज़ के बंडल आते हैं, दसों हज़ार पन्ने रहते हैं, पर वो ज़मीन पर जब उतरेंगे तभी कुछ बात बनेगी, वरना ये नई एजुकेशन पॉलिसी भी केवल यूपीएससी के एग्ज़ाम के सवालों तक सीमित रह जाएगी। सरकार को, या अभी जो सरकार है या आने वाली जो भी सरकार है, उसको नियत भी रखनी पड़ेगी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अनुभव आने के लिए। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में हमारे साथ। शुक्रिया आदित्य, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे जो भी लिसनर्स हैं, मैं उनको ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट भी है जिसका नाम है srmpodcast.com। पॉडकास्ट के बाद में एक एस भी आता है। हमारी इस वेबसाइट पर जाइए और हमारे और भी कई सारे पॉडकास्ट हैं, उनको ज़रूर सुनिए। अगर आपने हमारे इंडिया ऑन कॉल का पुराना एपिसोड नहीं सुना है, तो उनको भी जाकर के सुनिए। ऐसी बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें, बहुत ही ज्ञान वाली बातें आपको वहाँ पर मिलेंगी। आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, स्पॉटिफ़ाई, गूगल पॉडकास्ट, हबहॉपर, एप्पल पॉडकास्ट या जियो सावन, वहाँ पर जाइए, इस पॉडकास्ट को फ़ॉलो करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।